आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर हम लोग 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। 9वें अध्याय का ये दूसरा वीडियो आज हम लोग इसमें दो अज्ञात रैखिक समीकरण के युगपत समीकरण के प्रकार के दूसरे भाग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग युगपत समीकरण का जो प्रकार, चूँकि युगपत समीकरण दो प्रकार का था, पहला था विलोपन विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि। हमने विलोपन विधि का पहले वीडियो में अच्छे तरीके से परिभाषा और उस पर कुछ सवालों को अध्ययन किया था। आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे क्या है, फिर इस पे आधारित प्रश्नों को अभ्यास करेंगे और इनके बारे में अच्छे से सीखेंगे। आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें। इस पे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में बनता रहता है, इसलिए आप सभी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ें। चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है अध्याय 9 का ये दूसरा भाग रहेगा। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं किसी युगपत समीकरण को। जैसा आप जानते हैं, युगपत समीकरण में दो अज्ञात चर को किसी अचर और चर के साथ में व्यंजक के साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसमें हम दो अज्ञात पदों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे x y। तो हमें इन्हीं दोनों का मान किसी तरीके से निकालना होता है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इस विधि में सर्वप्रथम एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में रखकर उसे दूसरे समीकरण में रखते हैं। उसका मान अर्थात दूसरे अज्ञात चर का मान निकाल लेते हैं। तत्पश्चात उस दूसरे चर के मान को किसी समीकरण में रखकर पहले अज्ञात चर को निकालते हैं। इस तरीके से हम पहले और दूसरे दोनों अज्ञात चरों को निकाल लेते हैं और हमारे समीकरण का हल निकल जाता है। इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर हम इसके वाक्य को ध्यान से पढ़ें, प्रतिस्थापन इसका मतलब है कि किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालकर अर्थात x या y को प्रतिस्थापित कर देते हैं, वहाँ से हटा करके दूसरे का मान निकाल करके और फिर उसे दूसरे समीकरण में रखकर हम अज्ञात चर का मान निकालते हैं और दोनों का मान धीरे धीरे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए उदाहरण लेकर के समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है, हम इसमें सवालों को कैसे हल करते हैं। आपके सामने ये सवाल रहा आपके सामने x + 2y = 4 और 2x + y = 10 कहा है। x y का मान बताइए, लेकिन आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, आप किसी एक को, पहले वाले को मान लीजिए समीकरण 1, दूसरे वाले को मान लीजिए ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक चर के मान को निकालिए। जैसे अब हम समीकरण यहाँ 2 से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से
हम जब समीकरण 2 से 1 का मान निकाल लीजिए, चलिए हम y को निकालते हैं। अर्थात समीकरण 2 में हम x को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब यहाँ से हटा देंगे, तो इसको हटाकर किसे दाएं पक्ष में भेजेंगे। तो जब यहाँ से 2x को हटाकर दाएं पक्ष में भेजेंगे तो आपका यहाँ बचेगा कौन, आपका बच जाएगा y और बराबर हो जाएगा 10 - 2x और ये आपका एक नया समीकरण बन गया। हमने उससे माना ये समीकरण 3 है। ध्यान रहे, जिस समीकरण में आप अचर को प्रतिस्थापित करते हैं उसमें आपको मान नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो जैसे यहाँ आपने दूसरे समीकरण से निकाला y के मान, तो अब इस y के मान को आपको दूसरे में नहीं रखना है, इस y के मान को अब पहले समीकरण में रखना है। तो जो आपने ये y का मान निकाला है, इस y के मान को समीकरण 1 में रखिए। यहाँ पे रखेंगे y का मान 1 में रखने पर, तो चलिए जहाँ 1 है समीकरण 1 में, जहाँ y रहेगा वहाँ पे आपको 10 - 2x रखना है। तो समीकरण 1 में देखिए ये आपका 2y रहा, आपका ये y रहा, यहीं पर आपको 10 - 2x रखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट में आपका रहेगा 10 - 2x और बराबर आपका हो जाएगा 4। ये रहा x प्लस, अब आप 2 का गुणा इसमें करेंगे, 10 दूना 20 माइनस 2 का गुणा 2x में 4x बराबर 4। अब यहाँ से आप ये x रहा, ये 4x रहा, अब एक x में 4x घटाएंगे तो -3x आएगा, बराबर 4 हो गया। अब इस बाएं पक्ष से -3 को आप दाएं पक्ष में भेज दीजिए, तो यहाँ 20 बचेगा, ये 3 इधर जाएगा और आप 4 को बाएं पक्ष में आइए, बराबर 3x हो गया। अब 20 में 4 घटाएंगे 16 आ जाएगा, वहाँ 3x रहा। अब इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 16/3 बराबर x। इस तरीके से ये आपका x का वैल्यू आ गया, अर्थात x बराबर, ये आपका x का वैल्यू 16/3 बराबर x, ये आपका x वैल्यू आ गया। इस तरीके से आपने देखा आपके पहले चर का मान आ गया। अब क्या करेंगे, आप इस चर के मान को उठाइए और समीकरण किसी में रख दीजिए। तो यहाँ से हम समीकरण 3 में मान रख देते हैं x का। तो देखिए समीकरण 3 आपका यही रहा। यहाँ पे आप लिखेंगे y बराबर 10 माइनस 2 गुणे x है, x का मान हम रखेंगे 16/3। ये हो जाएगा 16 दूना 32, 10 माइनस 32/3 और 10 तिहाई 30 और 30 में 32 घटाएंगे तो -2/3 और यही आपका वैल्यू आ गया। तो आपने देखा यहाँ x का मान आ गया और यहाँ y आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि से x और y का आपने दोनों का मान निकाल लिया। ये आपका प्रतिस्थापन विधि होता है। मतलब इसमें आपको किसी भी समीकरण से ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से, हम चाहे 1 से चाहे 2 से किसी में से एक को प्रतिस्थापित करके एक का मान निकालते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपको उदाहरण दिया है x + y बराबर 8 और x + 2y बराबर 6। तो एक को समीकरण 1 मानते हैं, दूसरे को समीकरण 2 मानते हैं। अब दोनों में, चाहे आप दोनों में से किसी में एक को प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे आप समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर दीजिए, कोशिश कीजिए जो समीकरण सरल हो उसी को प्रतिस्थापित कीजिए। वैसे आप चाहते हैं किसी को प्रतिस्थापित कीजिए, आपका आंसर वही आएगा, पर ध्यान रहे जो सरल हो वही करिए, जिससे आपको सरलता रहे, आसानी रहे। तो समीकरण 1 में आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं x को, तो जब समीकरण 1 से चलेंगे और 1 में आप x को प्रतिस्थापित कर दीजिए,
तो ये आपका, आप इस बार y को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा कितना x, और बराबर जब y को प्रतिस्थापित करेंगे तो y आप उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस y। अब आप इसे एक नया समीकरण मान लीजिए। अब जो आपने ये x का वैल्यू निकाला है, आपने किस समीकरण से निकाला है? आपने इसे 1 से निकाला है। तो आप इसे 1 में नहीं रखेंगे, अब आप इस निकाले गए मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। तो ये आपका रहा समीकरण 2, x रहा। तो x में आप जहाँ x है वहीं पर रख देंगे। आप क्या रखेंगे? 8 माइनस y, और आपका आगे प्लस 2y रहा बराबर 6। अब यहाँ से देखेंगे, ये 2y रहा, 2y में से एक y घटाएंगे तो y आएगा। अब इस 8 को आप दाएं पक्ष में भेजिए, तो दाएं पक्ष में यहाँ हो गया y बराबर 6 में से 8 घटाएंगे, तो 6 में से 8 जब घटाएंगे y बराबर -2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या किया? आपका y का मान आ गया। अब जब ये y का मान आ गया तो आप चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी के ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए हमने रख दिया, 3 में ही रख दिया। चलो 3 में देख लीजिए, यहाँ x है, x बराबर आपका 8 माइनस y है। 8 माइनस, अब ये y रहा, और y का वैल्यू आपका -2 आया है, तो यहाँ से रखेंगे x बराबर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि आपका x का वैल्यू 10 आ गया और y का वैल्यू -2 आ गया। इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन में से दोनों सवालों को अच्छे तरीके से हल कर लिया। आइए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण रहा आपका 3x + 2y बराबर 3 और 2x + y बराबर 4। इनमें आपको प्रतिस्थापन में से हल करना है। फिर से क्या करेंगे? आप एक को मान लीजिए समीकरण 1, दूसरे को मान लीजिए समीकरण 2। तो आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। अब आप क्या करेंगे? चाहे समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 2 से, तो हमेशा देखा करिए कौन सरल है। तो ध्यान से देखेंगे, सरल आपको 2 पड़ेगा। तो आप 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से आप क्या करेंगे? इस 2x को प्रतिस्थापित कीजिए। जब समीकरण 2 में आप 2x को, आप चाहे जिसको भी प्रतिस्थापित करते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो आपको सरल करने के लिए आप चाहे जिसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया? इस 2x को प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित करने का मतलब आप इसको हटा देंगे, दाएं पक्ष में भेजेंगे, तो बचेगा y। अब ये 2x आपका उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x। और आप इसे क्या करेंगे? एक नया समीकरण मान लेंगे। मान लिया समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे? जिससे समीकरण में आप प्रतिस्थापित करते हैं, आपको निकाले हुए मान को उसमें नहीं रखना है। आपने y का मान 2 से निकाला है, तो आप अब इसे हमेशा 1 में रखेंगे। जहां y होगा वहां 4 माइनस 2x रखेंगे। तो इसे समीकरण 1 में जब रखेंगे, चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका यही रहा, ये रहा 3x प्लस ये 2y रहा। आप 2 ऐसे रखेंगे, और ये जो y रहा आपका, आप रखेंगे 4 माइनस 2x बराबर 3। तो ये आपका 3x रहा, प्लस 2 चौका 8 माइनस 2 दूनी 4x बराबर 3 हो गया। यहाँ सब देखिए आप, 3x में 4x घटाएंगे तो -x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 3 हो गया। अब आप इस -x को दाएं पक्ष में भेज दीजिए। अब इस 3 को इधर लाइए, तो यहाँ से जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, और इस x को आपने उधर भेजा, प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा 8 में से 3 गए, 5 हो गया। ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे? x का वैल्यू आ गया। अब इस x के मान को 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी समीकरण में आसानी से रख सकते हैं। तो आप रख दीजिए समीकरण 3 में। जब आप 3 में रखेंगे तो यहाँ से देखिए आपका y बराबर कितना है? 4 माइनस 2x है। यहाँ रखेंगे 4 माइनस 2 गुणे x है।
अब यक्स ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्स का मान कहाँ से निकला, 5 निकला है। अब आप उसे क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ 5, तो y बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस 10। अब y बराबर हो जाएगा 4 में से 10 घटाएंगे -6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर आ गया। अर्थात x बराबर 5, y बराबर -6, ये आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो गया। क्लियर। एक और सवाल ले लेते हैं। आपके सामने लिखा गया है 5x प्लस वाई बराबर 0, 3x प्लस 3y बराबर 8 में x और y दोनों का मान निकालना है। आप इसे समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप इसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो जब आप इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने पर क्या होगा, चाहे आप समीकरण 1 या 2 से प्रतिस्थापित कीजिए। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में आपको थोड़ा सरल है क्योंकि y का गुणांक नहीं दिया, तो आप 1 से प्रतिस्थापित कीजिए। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम यक्स को, इस 5x को प्रतिस्थापित करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा, इस 5x को उधर भेज दीजिए तो -5x हो गया, और ये आपका एक नया समीकरण बन गया जिसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, जो आपने इस प्रतिस्थापित किए हुए मान से एक अज्ञात चर का मान y का मान निकाले हैं, अब इसे जिस समीकरण से निकाले हैं उस समीकरण को छोड़कर किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे रखेंगे y का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। जहाँ समीकरण 2 में y है वहाँ पर रखेंगे, तो ये रहा 3x और प्लस ये आपका 3y है, तो 3 तो लिखेंगे। अब ये जो y रहा आपका, ये वाला y के स्थान पे आपको रख देना है -5x बराबर 8। तो ये आपका 3x और 3 × 5 = 15 -15x बराबर 8 हो जाएगा। अब 3x में 15x को हटाएंगे तो -12x हो जाएगा बराबर 8। अब यहाँ से जब x का वैल्यू आप निकालेंगे तो -8/12 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया। आप इसे सरल कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 -2/3, ये आपका x का वैल्यू हो गया। अब आप x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इस x के मान को 1 2 3 किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 3 में रखिए, सरल है थोड़ा। जब 3 में रखेंगे आप तो ये रहा y बराबर -5x, तो -5, और ये जो आपका x रहा, x के स्थान पर रख दीजिए -2/3, y बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस 5 दूनी 10। अब ये आपका 10/3 आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रतिस्थापन विधि में हमें आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, और बस इसी तरीके से करते हैं। और एक दो सवाल ले लेते हैं, कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, हम इसको हल कर लेते हैं। ये सवाल आपके सामने रहा। इस सवाल में आपसे कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 है। अर्थात 3 कुर्सी हैं और 2 मेज, दोनों को मिलाकर ख़रीदा जाए तो उसका दाम 700 रुपये देना पड़ता है। और फिर 5 कुर्सी और 3 मेज, 5 कुर्सी, ये 5 कुर्सी रहा और 3 मेज, दोनों का मूल्य मिलाकर 1100 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें कहा 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य बताइए। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, मानते हैं। माना 1 कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपया, और 1 मेज का जो मूल्य है वो कितना है, y रुपया है। हमने माना कि 1 कुर्सी का जो दाम था वो x रुपया है और 1 मेज का जो दाम था वो y रुपया है।
तो उसने पहला समीकरण देखिए, हमने एक कुर्सी को x माना है, उसने कितने कुर्सी खरीदा है, 3 कुर्सी खरीदा, और एक मेज का मूल्य y है, उसने कितना खरीदा, 2 मेज खरीदा। तो 3 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम x रुपया है, तो 3 कुर्सी का दाम आपका 3x हो जाएगा। और फिर एक मेज का दाम 2 रुपया, एक मेज का दाम आपका y रुपया है, 2 मेज खरीदा है तो 2 गुण y हो जाएगा। और 3 कुर्सी 2 मेज दोनों को मिला करके उसने 700 रुपया दिया है। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 कुर्सी, एक कुर्सी x, तो 5 कुर्सी आपका 5x हो गया। और फिर कह रहा है वह 3 मेज, अब आपको 3 मेज लेना है, अर्थात 3y बराबर 1100 रुपया। तो कह रहा है आपको एक कुर्सी एक मेज का मूल्य बताइए, अर्थात आपको x और y का मान निकाल के बताना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें आप किसी एक के गुणांक को बराबर कर लीजिए। हम इसे विलोपन विधि से लगाते हैं, आप चाहते तो इसे प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम इसे विलोपन विधि से लगाते हैं। तो विलोपन विधि से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करते हैं, 1 में 3 से, 2 में 2 से गुणा करेंगे हम लोग। जब 1 में हम 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो 3 त्रिक का 9x और 3 दूनी 6y बराबर 3 सत 2100। अब फिर ये समीकरण आप मान लीजिए 3। अब आप 2 में 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10x और प्लस 2 तिहाई 6x, 6y बराबर 11 दूना 2200 हो गया आपका। अब मान लीजिए समीकरण 4। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भूल जाइए, क्योंकि आपने उसी में गुणा करके 3 और 4 बनाया है, अर्थात 3 और 4 जो हैं समीकरण 1 और 2 के तुल्य हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए इसमें गुणांक 1 बराबर हो गया आपका, जो y का गुणांक था दोनों में बराबर हो गया। आपको याद होगा हमने विलोपन विधि में आपको बताया था। अब आप क्या करेंगे, समीकरण में से घटाएंगे 1 में, तो यहाँ से 4 में 3 को आप घटा दीजिए। जब 4 में 3 को घटाएंगे तो 4 में देखिए 10x है, अब उसमें से आप 9x घटाएंगे 3 में तो 1x बचेगा, और 6y में 6y घटाएंगे 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये 2200 है, उसमें से 2100 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। इस तरीके से x बराबर 100 ये दिए गए, और x आपका क्या माना था, कुर्सी का मूल्य, अर्थात एक कुर्सी का जो मूल्य आएगा वो 100 रुपये हो जाएगा। अब आपको एक मेज का मूल्य भी निकालना है, तो एक मेज का मूल्य निकालना है तो आप किसी समीकरण में 1, 2, 3, 4 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। जब हम समीकरण 1 में x बराबर 10 रखेंगे तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, ये 3x रहा प्लस 2y बराबर 700 है। अब 1 में आपको x बराबर 3 रखना है तो 3x है, और x का मान आप 100 रखेंगे तो 100 यहाँ रखेंगे, 100 का गुणा 3 में होगा, ये कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 300 और प्लस 2y बराबर आपका 700 हो गया। अब यहाँ पे आप जब 2y बराबर लिखेंगे, इस 300 को उधर भेजेंगे तो 700 है उधर, अब इस 700 में 300 घट जाएगा तो 2y बराबर आपका 400 हो जाएगा, और y बराबर आपका हो जाएगा 2 से कटा देंगे ये 200, अर्थात जो y आपका आ गया वो 2 आ गया, अर्थात y 200 आ गया। मतलब एक मेज का जो दाम होगा आपका 200 होगा, और एक कुर्सी का जो दाम होगा वो 100 रुपये होगा। इस तरीके से आपका ये सवाल का आंसर रहा। अब ये आप सबके लिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा है 3x प्लस वाई बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 8 हल करना है। अब हमें आशा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़ देते हैं। आप सभी लोग इस सवाल को लगाएंगे और लगा करके आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आप लोग कोई भी सवाल का अप्लाई नहीं देते हो, ये बहुत शर्म की बात है। आप सभी लोग
सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में आंसर को भेजिए, हम आपका आंसर ज़रूर चेक करेंगे। तो आप सबके लिए ये सवाल को हम छोड़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ध्यान रहे, लास्ट वीडियो इसका हम बनाएंगे, वो पूरा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सम्मिलित करेंगे। वो लास्ट वीडियो रहेगा आपके 9वें पार्ट का, 3rd वीडियो रहेगा। और उसके बाद हम नए पार्ट का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क थोड़ा करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ में अपना। तब तक के लिए धन्यवाद।